वो प्राइवेट प्लेन के थ्रू पाकिस्तान आया था। ये सारा इंतज़ाम चौधरी ने करवाया था। वेलकम टू पाकिस्तान सुल्तान। चौधरी उसे गले लगाने के बाद बोला, जिस पर सुल्तान मुस्कुराया था। उसके साथ खड़ी लड़की को वह हवस भरी नज़रों से देखने लगा। शुक्रिया, पहले सिक्योरिटी चेक करूँगा, फिर चलेंगे तुम्हारे फार्म हाउस। सुल्तान ने मगरूर लहजे में कहा। महानूर बेनियाजी से इधर उधर देख रही थी। चौधरी की नज़रें उसे जहर लग रही थी। सुल्तान की तसल्ली चौधरी के सेक्रेटरी ने करवाई। इसके बाद फार्म हाउस रवाना हुए। महानूर को आराम के लिए भेज चुका था सुल्तान। अब वो दोनों रूबरू बैठे हराम मशरूब से लुत्फानंदोज हो रहे थे। फिर क्या सोचा है, एसएसपी को बुलाऊं, कत्ल करना अपने हाथ से, फिर खुल के अपना धंधा करेंगे पाकिस्तान में। चौधरी ने कहा, बहुत पर निकल आए हैं उस एसएसपी के। मैं चाहता हूँ जलील मौत मरे, शहीदों में नाम ना आए उसका। लोग याद करें तो किसी गद्दार की तरह, फिर उसको मारेंगे, तब होगा मेरा बदला पूरा। सुल्तान ने नफरत से कहा। चौधरी को भी उसका प्लान अच्छा लगा। क्या सोचा है फिर, कैसे करना है ये सब, या तुम कोई प्लान बना कर आए हो? चौधरी ने पूछा। प्लान बना कर आया हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस जो कहूँ वो करते जाओ। सुल्तान ने मगरूर लहजे में कहा। ठीक है, जो तुम कहो, बताओ मुझे क्या करना है। फिर सुल्तान ने उसे अपना आगे का प्लान समझाया। आखिर में चौधरी बोला, वाह क्या प्लान बनाया है, मज़ा आएगा। सुल्तान ने कहा। फिर कुछ सिप्स हराम मशरूब के लेने के बाद चौधरी बोला, मतलब ये लड़की तुम्हारी मलका नहीं? उसका हर अंदाज वाजे कर रहा था उसके अंदर की हवस को। नहीं, सुल्तान ने नफ़ी में सर हिला। तो फिर मुझे चाहिए ये लड़की। पहले प्लान मुकम्मल होने दे चौधरी, फिर तुम्हारे पास ही छोड़ जाऊंगा इसे। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे बहुत पसंद आई है। वो खबासत से बोला तो दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। वेलकम एसएसपी अजलान शाह। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे बुलावे पर तुम ज़रूर आओगे, मुजाहिद चौधरी ने कहा, जो सियासत में एक ऊंचा मकाम रखते थे। फार्म हाउस में रखी पार्टी में आना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि चौधरी को मना करना उनको नाराज़ करने के मुतरादिफ था। इसलिए होंठ भींचे खड़ा रहा। बस आपका बुलावा था तो आना पड़ा। अजलान ने नज़रें उठाने से गुरेज किया, क्योंकि चौधरी की पार्टी पर अक्सर फिल्मों और ड्रामों की हीरोइंस आती थी महफिल को रंगीन बनाने के लिए। ये बात उसे सख्त नागवार गुजरती थी। चौधरी को एक आदत थी, वो कम ही बदनाम गली कोठे की लड़कियों को बुलाता, क्योंकि इससे बदनामी के चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए ये काम वो शोबिस की लड़कियों से करवा लेता। वैसे भी एक मिनिस्ट्री थी उसके पास। शोबिस वाले किसी ना किसी मफाद के लिए मान ही जाते थे। शोबिस की ना सिर्फ हीरोइंस बल्कि हीरो भी बुलाए जाते थे पार्टी में ग्लैमर लाने के लिए। तो उस वक्त भी कुछ हीरोइंस ने फ्लोर पर डांस शुरू किया हुआ था, जिस पर मर्दों की हवस भरी नज़रें जमी थी। मर्दों और औरतों के हाथ में हराम जाम थे। वेटर लाया तो चौधरी ने उसे लेने का कहा। मजबूरन उसे थामना पड़ा। क्या बताता कि ये सब उसने छोड़ दिया। सुमन को पाने के बाद पीना भी उसने तब शुरू किया था जब वो उसे मिलकर भी ना मिली थी। वो ग्लास को थामे हुए थे, ज़रा सा होंठों से छूकर फिर थामे रखा उसने, बगैर जाने के उसने कितने बड़े खसारे से खुद को बचा लिया था। हाँ, वो बेखबर था कि इस ड्रिंक में क्या मिला है। एक और आइटम नंबर शुरू हुआ। लाइट धीमी हुई तो उसने ग्लास फूलों के वॉश पर उंडेल दिया। फिर से चौधरी को दिखाने के लिए एक और जाम उठा लिया। लाइट धीमी हुई तो उसने ग्लास वॉश पर उंडेल दिया और फिर चौधरी को दिखाने के लिए एक और जाम उठाया, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। फिलहाल दिलबर सॉन्ग पर थर्राती हीरोइन की कमर पर सबके दिल अटके थे। काफ़ी हीरोइन सियासतदानों की बाहों के घेरे में थी। हर कोई गरूर के नशे से चूर था। अजलान शाह बज़ाहिर सबके साथ होकर भी जुदा रहा। ऐसा नहीं था, वो मुकम्मल पाकबाज था। जो औरतें उस पर निछावर होने लगती वो भी वक्त गुजार लेता था। जाने क्यों सुमन के आने के बाद ऐसी किसी भी चीज़ में मुलविस होता तो और बेचैन हो जाता। जाने क्यों उसे लगता कि अगर अपने इश्क को पाने के बाद भी वो ये सब करेगा तो तौहीन होगी उसके इश्क की। अजलान, तुम्हारे लिए एक आइटम रखा है। चौधरी आंख दबाकर बोला। छोड़ें चौधरी साहब, मुझे नहीं है ज़रूरत उसकी। अजलान बेजारियत से बोला था। देख लो यार, ऐसी कयामत है, पहले पहले तुम फिर मेरा नंबर है, समझ रहे हो? चौधरी फिर बोला। अजलान को नागवार गुजरा, फिर भी बर्दाश्त कर गया। तो आप ही रख लें, रहने दें। तो आप ही रख लें, मुझे रहने दें। जिस पर चौधरी इंसिस्ट करता बोला, अरे यार एक बार देख तो लो। नहीं चौधरी साहब, रहने दें। अजलान शाह के जब्त करता हुआ भींच गया था होंठ अपने। नफ़ी में जवाब दे गया वो उसे। एसएसपी, यकीन रखो तुम्हारे टेस्ट को सोच कर ही तुम्हारे लिए रखी है। वो कमीनगी से एक बार फिर बोला। उसका मकसद ही तो ट्रैप करना था उसे। वो बार बार उसे वाहियात स्टाइल में कह रहे थे। थक कर उसे मानना पड़ा। चौधरी तो पीछे ही पड़ गया था उसके। ओके ठीक है, अजलान बेजारियत से बोला। चौधरी दिल ही दिल में शुक्रगुजार हुआ कि वो मान गया उसकी बात।
चलो रूम में छोड़ाऊँ तुम्हें। चौधरी मज़े से बोला। उसकी खुशी देखने के लायक थी। 1 मिनट, आपके फार्म हाउस नहीं, मेरे फार्म हाउस लेकर जाऊंगा। अजलान की बात पर चौधरी गुस्सा जब्त कर गया। पर प्लान फेल होना मतलब सुल्तान का गुस्सा देखना पड़ेगा। फिर मेरे आदमी लाएंगे उसे, तुम फारिग करोगे तो उनके साथ वापस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ मैं भी इंतज़ार में हूँ उसके। चौधरी बोला। अजलान कुछ सोच कर बोला, आप ही रख लें, वैसे मेरा मूड भी नहीं है। अरे नहीं, पहले तुम एसएसपी। चौधरी फिर बोला, ठीक है, भेज देना उसे मेरे फार्म हाउस, चलता हूँ। अजलान कहकर उठा तो चौधरी ने ठीक है कहकर खाने का कहा, जिस पर वो माजरत कर गया क्योंकि फ़िलहाल मूड नहीं था कुछ भी खाने को। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल गया। महानूर घबराहट के मारे अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसके कानों में सुल्तान की आवाज़ गूंजी थी, पहुंचते ही डिवाइस की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। उस कमरे में जो हो सब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। उसको पूरी तरह अपने हुस्न से घायल करना है तुम्हें। मुझे यकीन है तुम ये कर सकती हो और इसमें ज़रा भी गलती की गुंजाइश नहीं। जैसा कहा है वैसा होना चाहिए, वरना ऐसा हशर करूंगा कि रूह कांपेगी तुम्हारी मेरे नाम से। सुल्तान ने उसे कुछ देर पहले समझाया, जब उसे पता चला अब उसे इस काम के लिए उस मर्द के फार्म हाउस जाना है। जो काम यहाँ होना था वहाँ होगा। वह अजीब कैफियत का शिकार हो रही थी। अंदर ही अंदर दिल घबरा रहा था। जाने क्यों दिल कुछ गलत होने की गवाही दे रहा था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला। वो जो लाल स्लीवलेस गाउन में मलबूस थी, सामने से आते शख्स को देखा। उसकी नज़रें नीची थी, जबकि महानूर की उस पर। अचानक उसने नज़रें उठाई जो लहूलुहान होने लगी। उसकी आंखें देखकर लम्हे भर को नूर बौखलाई, जो पथराई नज़रों से हैरत से उसी को देख रहा था। भला यूं भी कभी सोचा था उससे मिलूंगा, और उस अजियत से भी बड़ी कोई अजियत होगी जो वो सह गया। उसका दिल चाहा चीख उठे किस्मत की ज्यादती पर। इस दर्द से भी बड़ा कोई दर्द होगा क्या? यूं तो मिलने की दुआ ना की थी उसने। वो उसके पास से होता ड्रेसिंग टेबल का सामान बखेर गया। घबरा कर वो उसकी तरफ बढ़ी, क्योंकि जिस काम के लिए उसे भेजा गया था वो भी करना ज़रूरी था। मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, दूर रहकर बात करो मुझसे, पास मत आना। अजलान शाह चीखता हुआ आंखें बंद कर गया। आंखों में ज्यादा चुभन का दर्द था या सीने में उठता दर्द ज्यादा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे बड़ी कयामत हो भी क्या सकती थी? भला जो उस पर गुजरी थी उसे उस लम्हे वहां देख, अपनी ही बहन को उस हाल में अपने रूबरू देखना, क्या इससे बड़ी भी कोई अजियत हो सकती है? ऐसा लगा दमाग की नसें फटने लगी हैं। उसके पांव उसका वजन उठाने से कासिर थे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसकी टांगें कपकपाने लगी। ऐसा मजबूत आसाब का मालिक शख्स भी डगमगा कर रह गया। महानूर के कदम वहीं जम गए जहां उसने उस शख्स के चीखने की आवाज़ सुनी थी कि मेरे पास मत आना। इससे पहले कि सही मायनों में अजलान शाह जमी बोस होता, दरवाज़ा खुला। एक मर्द और कमरे में दाखिल होता देखा महानूर ने। वो दंग रह गई जब उस शख्स ने पहले शख्स को गिरने से बचाया। वजदान, वो मेरी बहन है। अजलान की जुबान लड़खड़ाई। वो वजदान के गले लगकर सिसक उठा। कैसा इम्तहान लिया था जिंदगी ने उससे। बस एक लफ्ज़ भी मत कहना यहाँ, ये सही वक्त नहीं, चलो तुम यहाँ से। वो उसे घसीटता हुआ ले गया और दूसरे कमरे में बेड की तरफ धकेला, जिसके कदम उसके वज़न उठाने को राजी ना थे। वजदान मलिक, जिस पर निढाल से अजलान शाह का मुकम्मल वज़न था, उसे बेड की तरफ लाया और वहीं ढेर हुआ। अजलान शाह बेहोश हो चुका था इस सदमे से ही। उसी लम्हे वजदान मलिक ने सोचा, शुक्र है तुमने मुझे फ़ोन किया था चौधरी के फार्म हाउस से निकलने के बाद, वरना क्या होता अगर मैं आज यहाँ ना होता। उसने इस सोच ने उसके जिस्म को कँपकँपाने पर मजबूर किया। जब वजदान को इतना गहरा सदमा लगा था महानूर को यहाँ देख, तो अजलान शाह की तबीयत तो ख़राब होना बनती थी। वजदान मलिक को 3 घंटे पहले अजलान की कॉल आई थी। वजदान के फ़ोन उठाते ही अजलान बोला, तुम्हारी नींद तो ख़राब नहीं की मैंने? सॉरी यार। उसका अंदाज फ्रैंकनेस लिए हुए था, क्योंकि अब उनमें रंजिश के बजाय दोस्ती का रिश्ता कायम हो चुका था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अब कहाँ नींद आती है? बोलो क्यों फ़ोन किया तुमने, और वो भी इस वक्त? वजदान ने यासियत से कहा, यार अभी चौधरी की पार्टी से आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। अब दोनों के ताल्लुकात में काफ़ी फ्रैंकनेस आ गई, इसलिए उस वक्त रात देर से कॉल की थी उसने उसे। क्यों, क्या हुआ? ज़्यादा पी तो नहीं ली तुमने? वजदान ने अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया, क्योंकि वो जानता था अजलान शाह अक्सर ऐसी पार्टियों पर पी जाता है उस हराम जाम को, और कभी कभार कोई लड़की करीब होने लगे तो वो भी।
आई बला को कम ही टालता था, जबकि उसकी बनिस्बत वजदान में ऐसी कोई आदत ना थी। उसने हमेशा मोहतात होकर ज़िंदगी गुजारी थी, क्योंकि वजदान को उसके बचपन में उसके माँ बाप ने सिखाया था, बेटा अगर तुमने कोई गलत काम किया तो याद रखना तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलेगा और तुमसे ही सीखेगा। इसलिए तुम्हें हमेशा इस बात की एहतियात करनी है, क्योंकि तुम्हारे भाई का आइडियल तुम ही ने बनना है। याद रखना वजदान ये बात। इसी बात ने उसे कभी कोई गलत काम नहीं करने दिया, वरना शैतान और नफ्स ने कई दफ़ा बहकाना चाहा, पर फिर बात वहीं आ जाती कि कहीं फाइज ना वो ये काम करने लगे। यही सोचकर अपने कदम रोक देता। फिर वक्त ने साबित किया कि वो उनके माँ बाप ने जो बात कही थी उन्हें बिल्कुल सच कही थी। फ़ाइज़ उसी के नक्शे कदम पर चलकर पुलिस फोर्स में आया। फ़ाइज़ 10 साल का था जब उनका बाप पहले गुजर गया, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते। फिर 1 साल बाद माँ भी गुजर गई। तब से फ़ाइज़ उसकी कुल कायनात था। अब फ़ाइज़ के जाने के बाद वजदान के पास तन्हाई के सिवा कुछ नहीं रहा और ना उसकी यादों के सिवा। इसलिए अब उसकी रातें सोते जागते कैफियत में गुजरती थी। रात के 12:15 कॉल आना अजलान की इसलिए परेशानी की कोई बात ना थी। नहीं, मैंने ड्रिंक छोड़ दी है। चौधरी के अंदाज ने मुझे परेशान कर दिया है वजदान। फजूल में मुझे इंसिस्ट कर रहा है एक लड़की के लिए। अजलान के लहजे में फ़िक्र वो महसूस कर चुका था। तो क्या प्रॉब्लम है? आप तो बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। वजदान के लहजे में मजाक का अंसर गालिब था। शट अप वजदान, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? सच में मेरी छठी हिस्स मुझे इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और इस सब में उसका कोई मकसद पोशीदा है, क्योंकि आज उसका हर अंदाज ही अजीब था। अजलान ने सीरियस होकर जवाब दिया। उसका सीरियस अंदाज देख वजदान को भी सीरियस होना पड़ा। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया चौधरी को? छोड़ आई ना लड़की, फिर क्या मसला है? नहीं यार, मैंने नहीं छोड़ा। चौधरी बहुत इंसिस्ट कर रहा था। फिर उसके फार्म हाउस की बजाय मैंने अपने फार्म हाउस लड़की को बुलवाया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, समझ रहे हो ना तुम? अजलान शाह ने सफाई दी। क्या समझूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम करना क्या चाहते हो अब? और फिर मुझे बुलाने का क्या फ़ायदा भला? वजदान हैरत से बोला। फ़ोन को उसने ऐसे घूरा जैसे वाकई वो सामने बैठा हो। अब तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, मुझे शक हो रहा है कि कोई साजिश है इसमें। मैं परेशान हूँ, सोचा तुमसे मशवरा कर लूँ। अजलान ने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारी छटीस कभी धोखा नहीं देती। ऐसा करते हैं, अगर कुछ कंफ्यूज हो तो मैं आ जाता हूँ, फिर मिलकर देख लेंगे क्या करना है आगे। वजदान ने कुछ सोचकर अपनी खिदमत पेश की। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम आ जाओ, अजलान ने खुलकर कहा। वो दोनों मिले तो उन दोनों ने सोचा क्यों ना उस लड़की के आने से पहले हिडन कैमराज रूम में लगा देते हैं। वो लैपटॉप पर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब 1 घंटे बाद इत्तला मिली कि लड़की आ गई है, उसके साथ जो गार्ड्स आए थे वो फार्म हाउस के बाहर गार्ड्स के साथ ही बैठ गए। वजदान की गाड़ी फार्म हाउस से दूर खड़ी थी। अजलान उसे दूसरे रास्ते से अंदर लाया था ताकि बाहर खड़े गार्ड्स को भी पता ना चले कि अजलान के साथ कोई है। गार्ड्स भी इंसान है, उनकी ज़ुबान भी फिसल सकती है कि अंदर साहब का दोस्त भी मौजूद है। यूं उनके प्लान फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। गार्ड उसे मखसूस रूम में छोड़ गया था। कैमरा देखने की बजाय वो दोनों अपने अपने मोबाइल पर मसरूफ़ थे। उस वक्त जब महानूर ने कदम रखा था रूम में, इसलिए दोनों की नज़र उस पर नहीं पड़ी जब वो उस कमरे में गई थी। अजलान चीफ से बात कर रहा था, उन्होंने खुद कॉल की थी उसे, जबकि वजदान मोबाइल पर मसरूफ़ था। अचानक वजदान ने झुका सर उठाया और बोला, अजलान लड़की आ गई है, मेरा ख्याल है और देर मत करो। कुछ उगलवा सकते हो तो उगलवा लो जल्दी से ज़्यादा। इसे हम ज़्यादा देर नहीं रोक सकते यहाँ। जिस वक्त दोनों ने स्क्रीन की तरफ देखा तो वो लड़की की बरहना पीठ दिखी थी उन्हें, क्योंकि उसने स्लीवलेस गाउन पहना था, जिसे देख वजदान ने कहा। उसके मशवरे पर अमल करता वो कमरे से बाहर निकला और मिलने के लिए उस कमरे में जाने लगा जहाँ वो लड़की थी। अभी बमुश्किल 3-4 मिनट ही गुजरे थे कि वो लड़की पलटी, और जब वो पलटी तो खुद वजदान पर बिजली आ गिरी। वो एक जस्त में उठा अजलान को रोकने, ऐसा ना हो कि उसे इस तरह सामने देखकर वो भी सदमे में ना चला जाए। पर वजदान को पहुंचने में देर हो गई और वाकई वो सदमे के गहरे असर में था उस वक्त, और अब बेहोश था। तब से अजलान के चेहरे पर अब नज़र पड़ी तो वजदान को शदीद दुख हुआ। उसने कब सोचा था कि ये शख्स ऐसी अजियत से दो चार होगा कभी। उस पर गुजरी क़यामत के आसार वाज़े नज़र आ रहे थे। अब भी उसके चेहरे से पता चल रहा था कि बहुत दर्द से गुजर रहा है। वजदान को दुख हुआ था उसकी हालत का सोचकर, और एकदम महानूर का ख्याल आया और कमरे से निकला। वलीद शाह बहती आंखों के साथ सफ़े खुद से लगाए तड़पा था। वो उसके दर्द में डूबा एक एक लफ्ज़ अंदर तक महसूस कर रहा था। मर्द भी भला रोते हैं कभी? हाँ, वो रो रहा था।
मर्द होकर रो रहा था। ये क्या कर दिया मैंने, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लौट आओ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम बदनसीब नहीं हो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, अब अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। काश मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता तो यहाँ तक तुम्हारे साथ बुरा ना होता, कोई साद मलिक यूं तुम्हें बर्बाद ना करता, तुम यूं दागदार ना होती। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। हाँ, वलीद शाह को एहसास हो चुका था, वो अपने इश्क के इम्तहान में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। अब वो हर हाल में उसे वहाँ से वापस ले आना चाहता था। महानूर ने जाने क्यों अब तक कैमरास फिक्स नहीं किए थे, जबकि सुल्तान ने उसे सख्ती से कहा था कि उसे ये सब वहाँ पहुँचते ही करना है। सुल्तान, आज के बाद तुम कभी वो सब नहीं कर सकोगे जो आज तक करते आए हो, क्योंकि अब महानूर का वजूद तुम्हें दस्तयाब ही ना होगा। आज के बाद इस सरजमीन पर किसी महानूर का वजूद ना होगा। तुम सोचते हो मैं तुम्हारे कहे पर अमल करके किसी बेगुनाह को फंसा कर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी, तो भूल है तुम्हारी। यहाँ से अब सिर्फ मेरा बेजान वजूद जाएगा। कुछ सोचकर उसने सामने पड़ा ग्लास उठाकर तोड़ा। उसका नोकदार हिस्सा अपनी तरफ कर गई थी वो उस लम्हे। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। फुप्पो कहती हैं कि खुदकुशी हराम अमल है। मैंने हर बुरे हालात को बर्दाश्त किया, इस आस पर कि अगले कदम पर मेरी ये मुश्किल ख़त्म होगी। मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती। मुझ पर तेरे इंसानों ने ज़मीन बहुत तंग कर दी है। पहले सिर्फ मुझसे बुरा होता रहा, अब किसी और के साथ बुरा क्यों करूं? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती ऐसा। मैंने उस शख्स से भी मदद मांगनी चाहिए, पर तेरा ये बंदा जाने कहाँ चला गया। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? मुझे माफ़ कर देना मेरे रब, वो खुद से कहती आंखें खोलकर उस नोकदार टुकड़े को शाहरग की तरफ ले जाने लगी। आंखें मूंद चुकी थी, शायद खुद को खोने के लिए तैयार थी, शायद खुद को खोने को तैयार थी। फुप्पो, वलीद शाह, मुझे माफ़ कर दें, आज़ादी मेरा हक है, मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। या अल्लाह पाक, मुझे माफ़ कर देना। ज़ेरे लब कहकर अभी वो नोकदार कांच उसकी चमड़ी को चीरता कि किसी ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा। पागल हो, ये क्या करने लगी थी? हराम मौत मरने लगी थी, वो भी यहाँ। वजदान की भारी आवाज़ गूंजी। कौन हो तुम? महानूर तड़प कर बोली। वो कोई जवाब देता कि वो दोबारा बोल उठी। मुझे जाने दो, मुझे जाना है यहाँ से। वो बुरी तरह हर्ट हुई थी यूं रोके जाने पर। डर भी लग रहा था कि अगर मरहला और ज़्यादा तकलीफ देना हो। रुको यहीं, वो गुस्से से इधर उधर देखते बोला। जवाब दो, कौन हो तुम? बोल क्यों नहीं रहे? वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वो उस शख्स को हैरत से देख रही थी जिसने कांच का टुकड़ा फेंक कर उसी लम्हे बेड की चादर खींचकर उसकी तरफ फेंकी और कहा कि ओढ़ लो इसे, फिर बात होगी महानूर। वो हैरान होकर उसे देखने लगी जो उसका नाम पुकार रहा था। वो अच्छी तरह से उड़ चुकी थी अब चादर को छोड़ना मत। जिंदगी मौका दे तो उसे थाम लेना चाहिए। तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है। हाँ, आज़ादी तुम्हारा हक है जो तुम्हें मिल कर रहेगी महानूर। वजदान ने जब कहा तो उसके लहजे में यकीन था। मौका? और मुझे? महानूर ने दुख और सदमे से कहा। हाँ तुम्हें, आओ तुम्हें मिलवाऊं किसी से, वजदान ने कहा और वो खुद को घसीटते हुए उसके पीछे चल पड़ी, क्योंकि उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने उसे यकीन करने पर मजबूर कर दिया था। वो उसे दूसरे कमरे में लाया जहां अजलान शाह बिस्तर पर अभी तक बेहोश पड़ा था। मैं खुद को इसलिए मारना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस शख्स की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। वो जो चाहते हैं मैं कभी नहीं करना चाहूँगी। आहिस्ता आहिस्ता वो बोल रही थी। वजदान का हाथ थाम कर उसके हाथ पर सब कैमराज उसने रख दिए। महानूर, जानती हो इतने मजबूत आसाब का मालिक शख्स इतना निढाल क्यों पड़ा है? जिसे कोई बात ना तोड़ सकी तुमने उसे तोड़ दिया। जानती हो ये कौन है और इससे क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा? वजदान ने मुबहम लहजे में कहा। लहजे में यासियत, दुख, दर्द सब वाज़े था। कौन है ये? महानूर ने बगौर उसका चेहरा देखा जिसके चेहरे पर बेहोशी में भी अजियत वाज़े थी। वजदान को अब अजियत से गुजर कर बोलना था उस हकीकत को जो सबसे मुश्किल थी। महानूर, ये शख्स तुम्हारा भाई है जो तुम्हें बचाने के लिए दुबई आना चाहता था, जिसे इस मुल्क के गद्दारों ने जाने नहीं दिया। और मैं वो बदनसीब शख्स हूँ जिसके छोटे भाई फ़ाइज़ मलिक के सीने पर तुमने और सुल्तान ने गोलियां चलाई। इतनी दोहरी तकलीफ़ के महानूर के कदम लड़खड़ा गए।
उस लम्हे वो लड़खड़ाई थी बुरी तरह। दोनों इंकशाफात किसी सदमे से कम न थे। किस बात का ज़्यादा दुख मनाई समझ से बाहर था उसके लिए। इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरती वजदान उसका चादर से लिपटा वजूद थाम गया और जो गिरने लगी थी उसे सहारा देकर सीधा खड़ा किया और बोला तो बस इतना, संभालो खुद को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज की रात है। अगर आज ख़त्म ना किया उन जालिमों को तो फिर इस रात की कभी सुबह ना होगी, ताउम्र तारीकी रहेगी, कभी सवेरा ना होगा। वजदान का लहजा अटल था और सख्ती से बोलकर उसने महानूर को खड़ा किया। अगले लम्हे जग उठा था, सारा अजलान पर उंडेल दिया उसने। ये क्या तरीका है आपका? वो गुस्से से बोलकर वजदान को आंखें दिखा गई। मुझे यही तरीका आता है, वजदान चिढ़कर बोला। वो हैरान थी उसकी इस अजीब हरकत पर, जिस पर वो हड़बड़ाता उठा, जिस पर वजदान ने तंजिया महानूर को देखा जैसे बोल रहा हो, देख लो मेरे तरीके का फ़ायदा। वो वजदान को इग्नोर करती, चादर को संभालती एक हाथ से और दूसरे हाथ से अजलान के हाथ पर हाथ रख गई, जिस पर अजलान उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो कपकपाते लबों से बोली, मेरा भाई। वो सिसकी और उसके हाथ पर अपना सर रख कर बोली, मेरा भाई। शायद बेयकीन थी उस लम्हे। हाँ महानूर, तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा भाई। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, इस सब के लिए। अजलान उसके सर पर हाथ रख कर बोला, भाई मुझे माफ़ कर दे, वो सुल्तान मुझे मार देगा, मुझे बचा लें भाई। महानूर रो पड़ी तो वो भी रो पड़ा उसके साथ। दोनों किस्मत से क्या शिकवा करते इस तरह बहन भाई के मिलन पर। वो उसे खुद से लगा गया अपनी बहन को, जो उसके सीने पर सर रखे रोती चली गई, और वो उसे तसल्लियाँ देने लगा। कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा महानूर, ये इस भाई का वादा है। अजलान शाह ने अज़्म से कहा। अजलान शाह, बस आज की रात हमें सुल्तान और चौधरी एक जगह मिलेंगे, दोनों इस मुल्क के दुश्मन हैं, बस आज की रात। क्या कहते हो फिर? वजदान की आवाज़ पर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। ठीक कहते हो, आज की रात ही एक मौका है जिसे ज़ाया करना बेवकूफ़ी होगी। अब अजलान उठते हुए बोला, मेरा जीना इतना ज़रूरी नहीं जितना उनका मरना ज़रूरी है।